तो जो केस है वो क्या है, डायसूरिया। डायसूरिया का मतलब होता है कि पेशाब का रुक जाना, पेशाब ब्लैडर में पेशाब भरा रहे लेकिन पेशाब ना हो, तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये डायसूरिया होती है। यानी किसी के ब्लैडर में, पेशाब की थैली में पेशाब भरा हुआ हो लेकिन पेशाब ना हो रहा हो, और इसमें जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसी बीमारी को हम डायसूरिया कहते हैं। ठीक। और काफ़ी सारे पेशेंट जब हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं कि इस तरह के रोगी जिनका पेशाब रुक गया है, जिसको हम रिटेंशन ऑफ यूरिन भी बोलते हैं, कि पेशाब जो है वो रुक गया है, रिटेंशन ऑफ यूरिन भी इसको कहते हैं। ये रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब जो है वो बंद हो जाना, रुक जाना, इसको हम बोलते हैं। अब इसमें जो है कैसे हम इसको ठीक करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा द्वारा कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ये ठीक हो सकता है। अब इसमें जो है पहला क्या है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी मरीज का, तो मरीज हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है। तो सिम्टम्स इसमें क्या क्या होता है, तो सिम्टम्स इसमें जो होता है, पहला जो लिखा हुआ है कि डायसूरिया यानी मूत्रावरोध, यानी कि मूत्र की धार या तो पतली पतली हो जाएगी या रुक जाएगी या रुक रुक कर होगा। ठीक, यानी कि मूत्र रोध या कम हो जाना, पतला होना, रुक रुक कर होना, ऐसा होगा। इसका सामान्य लक्षण है मुख्य रूप से, इसके सिम्टम हैं ये। और क्या होता है आगे देखने में मिलता है कि मूल रूप से इसमें खास करके जो समझ में आता है कि पेल्विक एरिया में पेन, यानी कि ये मरीज को पेड़ों में दर्द होगा, दर्द। ये दर्द बराबर भी बना रह सकता है या पेशाब न होने के कारण ये दर्द महसूस होता है। तो इस तरीके से ये दर्द जो है, दर्द और पेशाब का न होना या पेशाब कम होना या पेशाब का पतला होना या रुक रुक कर होना, ये इसके क्या हैं, ये सिम्टम हैं, ये इसके मूल रूप से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि यही लक्षण हमें समझ में आता है कि ये लक्षण इस रोगी का है और इसको ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक। अब इसको फिर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा अंग जो है इसमें इन्वॉल्व है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोपैथी में जो इलाज है वो अंगों का इलाज है, यानी कि अंगों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मरीज जब आता है हमारे पास, तो पेशेंट हमारे पास सामान्य रूप से लक्षण लेके आता है, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो साइन होता है कि हम देखते हैं इसमें क्या कुछ घटा बढ़ा या क्या पोजीशन है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो खास करके जब हम इसमें देखते हैं तो अंग कौन कौन सा है, अंग निर्भर होता है कि मुख्य रूप से कारण क्या है उसके पीछे, इस पे आधारित होता है उसका अंग। तो अंग जानने से पहले हम कारण को देखते हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण से ये चीजें, किसी को पेशाब होता है। तो इसमें हमने हमेशा से इंटरनल और एक्सटर्नल दो कारण हमेशा हमने इंडिकेट किए हैं। इसको समझने के लिए हमने बनाया है आपके लिए, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी आसानी से आप लिख सकें किसी भी मरीज में।
कि कोई भी मरीज आ रहा है तो आसानी से उसके अंग तक पहुंच सके, आसानी से उसको दवाई लिख सके। इसी आधार पे हमने इसको एक सिस्टम में बनाया है कि कैसे आप किसी को दवाई लिख सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। तो इंटरनल क्या क्या कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से, तो इसमें जो मेन कारण है इंटरनल कारण पे आते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, इनलार्ज, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। उसके बाद स्टोन कारण हो सकता है, स्टोन यानी कि पथरी, स्टोन कारण हो सकता है किसी को। उसके बाद बच्चेदानी के रोग यानी कि गर्भाशय की बीमारियां, यूट्रस डिजीज हो गया, यूट्रस की बीमारियां, यूट्रस डिजीज हो गई। उसके बाद पैरालिसिस ऑफ द ब्लडर, पैरालिसिस ऑफ द ब्लडर। और एक्सटर्नल कारण जो होता है इसमें मुख्य रूप से कि संक्रमण, इन्फेक्शन, यानी इसमें आते हैं तो इन्फेक्शन, संक्रमण कारण है इसके पीछे होने के। इससे क्या होता है कि चाहे वो यूरिनरी ब्लडर हो या यूरेथ्रा हो या यूरेटर हो, यहाँ पे क्या होता है कि संक्रमण होने से, इन्फेक्शन होने से यहाँ पे सूजन बन जाती है, यहाँ विकृति उत्पन्न हो जाती है किसी भी जगह पे। तो उससे ये प्रॉब्लम आती है कि जो बाह्य कारण है उसमें क्या है कि संक्रमण, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, कोलाई हो, कुछ भी हो सकता है जो संक्रमण कर सकता है और संक्रमण के कारण ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यही मुख्य रूप से मूल कारण है। या ब्लडर की कोई कमजोरी हो जाए तो यहाँ जो आर्गन आपको देखने में आया, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, ये मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है। जो मेन आर्गन है क्या है, यूरिनरी ब्लडर है और यूरेथ्रा, यूरेटर है। जिसके कारण ये परेशानी आ रही है। अब सेकेंडरी जो आर्गन्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टोन हो गया, तो स्टोन फंस गया, कहीं रुक गया, तो वो क्या किया, पेशाब को रोक दिया। लेकिन प्रॉब्लम इसी में हो रहा है, कारण स्टोन है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, तो प्रोस्टेट खास करके जो वृद्ध पुरुष होते हैं, जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्रोस्टेट हो गया, या ब्लडर की कमजोरी, वीकनेस हो जाए ब्लडर में,
उसकी कमजोरी हो जाए, या उसमें पैरालिसिस हो जाए, उसकी फालिश हो जाए, जिससे वो काम न कर रहा हो। तो ये सब तमाम कारण हैं जिसके कारण किसी को पेशाब रुक जाता है। ठीक, अब ये कैसे जानेंगे कि क्या हुआ है, इसको किस कारण से हुआ है? तो इसको जानने के लिए मूल रूप से हम क्या कराते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं मरीज का, यूएसजी होती है मरीज की, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इसको क्या दिक्कत हो रही है। और दूसरा यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें यूरिन, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक दोनों कराते हैं, जिससे कि हमें संक्रमण का भी पता चल जाता है कि इसको इन्फेक्शन है कि नहीं है। यानी कि ये सब जानने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और उसको समझना और जानना पड़ता है कि आखिर किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। इसको करा करके हम देख सकते हैं और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट जो है इस मरीज का जब करेंगे तो मरीज को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि कैसे किसी का पेशाब रुका हुआ है तो कैसे अब दवाई चलाएंगे जिससे कि ये ठीक हो, इसको आराम मिले। तो फर्स्ट आप आते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, तो पहला हम आते हैं कि इसमें लक्षण क्या है कि पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है और दर्द हो रहा है, दो ही चीज़ इसको सिम्टम आ रहा है। तो एक्सटर्नल में जो हम अप्लीकेट कराते हैं दवाई, इसमें जो है खास करके कि जो एप्लीकेशन कराते हैं उसमें WE यानी कि WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, और खास करके जो C5 WE और A2 और F2। और कारण के आधार पर देख लेंगे कि इसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या यूटीआई इन्फेक्शन है या किस कारण से है, उस हिसाब से भी हमारी सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है। मान लो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो हम उस एरिया पे, प्रोस्टेट एरिया पे C5A2 और G, C5A2 और G का एप्लीकेशन कराते हैं उसमें। और बाकी जो ब्लडर की नर्व है, जो ब्लडर नर्व है WE हो गया और C5 और A2 और F2, और जो ब्लडर की नर्व है जो हमारी, उस पे Y और RE ये लगवाते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। दाहिने और बाएं। अब आते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। तो खास करके कारण के आधार पे ही इसका इलाज होता है। मूल रूप से जो दवाई है वो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटस, इसकी दवाई आपकी S2 C2 और A2, S2 C2 और A2 हो जाती है। और इसमें जो है S2 C2 A2, अगर मान लो संक्रमण है तो R1 Y N1 इन्फेक्शन है, संक्रमण है, मान लो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, स्टोन है तो स्टोन की दवाई देते हैं। यूट्रस, बच्चेदानी की अगर बढ़ी हुई है
तो बच्चेदानी से दबाव बन रहा है, पेल्विक आर्गन में सूजन हो, तो अब यहाँ जो है इंटरनल पिलाने के लिए हम WE देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पिलाने के लिए कोई दर्द है तो WE दे सकते हैं, या फोन दे सकते हैं, WE या फोन। जो मैनेजमेंट करेंगे, मरीज छटपटा रहा है दर्द से, तो यहाँ पे हम C17 की गोली भी दे सकते हैं, C17 की गोली, C17 या फोन ड्राई पिल्स लगातार होने लगेगा इसको, C17 और या फोन की ड्राई पिल्स देंगे इसको। ये जो सिम्टोमेटिक मैं बताता हूँ, ये मैनेजमेंट मैं बताता हूँ, क्योंकि तत्काल क्लिनिक में कैसे हम लाभ दे सकते हैं, ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि ऑप्लिकेट करा दें, लगा दें दवाई और तुरंत इसको खिला के आराम कर दें और तुरंत रोगी को एट द मोमेंट रोगी को एकदम से क्लिनिक पे ही आराम दे दिया जाए, ये दवाई उसके लिए है। ये जो है ऑर्गेनिक है, अंगों की दवाई है कि मान लो ब्लडर हो गया, यूरेटर या यूरेथ्रा आपकी, ये उसकी दवाई है। बाकी स्टोन हो तो स्टोन की दवाई, या पैरालिसिस ब्लडर हो तो पैरालिसिस, कमजोर ब्लडर हो तो उसकी दवाई मुख्य रूप से S2C2K2 फॉरवन YE भेनवन, ठीक। और जरूरत पड़ने पर इसमें जो है हम C5 या 1 और WE, ब्लडर की पैरालिसिस अगर हो गई हो, ब्लडर पैरालिसिस है, कमजोर है ब्लडर, मांसपेशियां उसकी काम नहीं कर रही हैं, तो उस स्थितियों में हम C5 या 1 WE का उपयोग करते हैं। संक्रमण के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये जो औषध है आपकी फॉरवन YE या भेनवन, किसी प्रकार के संक्रमण के कारण अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो मूल दवाई यही होती है ब्लडर की, यूरेटर और यूरेथ्रा की, कि आप इसको यूज करेंगे। ये कारण के आधार पे दवाइयाँ हैं जो हम इसमें उपयोग करेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की ज़रूरत अगर होती है तो S1 और A3, ये क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है कि रस प्रकृति में S1 और रक्त प्रकृति में A3, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है मरीज की। बाकी कारण के आधार पे ये क्लिनिक में मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये उसका ऑर्गेनिक रेमेडी है, कारणों के आधार पे रेमेडी है। और S1 फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, A3 फॉर द सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। अगर मान लो प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट का इलाज करेंगे। तो इस हिसाब से हम आसानी से किसी का पेशाब रुका हुआ है तो अपनी क्लिनिक पे ही आराम दे सकते हैं, क्लिनिक से ही उसको ठीक किया जा सकता है, उसके पेशाब की कंडीशन ठीक हो सकती है। लेकिन कारण पता लग जाने पे कि किस कारण से चीज़ें हो रही हैं, क्या कारण है उसके पीछे होने के पीछे। कि अगर प्रोस्टेट के कारण हो रहा है या स्टोन के कारण हो रहा है तो उसमें हमको उन सब चीज़ों की दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती है और धीरे धीरे हमारा काम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मैं आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करने का एक आइडिया मैं बताता हूँ और एक प्रयास करता हूँ कि आपको एक कम से कम उतने नज़दीक की दवाई मिल जाए जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकें। मरीज को ट्रीटमेंट करना, हर मरीज में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, इसलिए मैं किसी प्रकार के फार्मूले को मुझे समझ में आता है कि कोई भी एक फार्मूला हर रोगी पे काम करे, ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम मैंने मेरी प्रैक्टिस में तो नहीं होता है कि कई फार्मूला सब पे काम करे,
क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग कारण हैं रोगों के, रोगियों के। तो इसलिए ये पूरा समझाने की कोशिश हम अपने यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम से हम लोग पूरी रूप से इलेक्ट्रोपैथी सिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और कभी मत सोचिए कि इलेक्ट्रोपैथी एकदम से कोई फार्मूला आपको बता देगा और आप डॉक्टर बन जाएंगे। असंभव चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से जो हमने किया है और हम लोग कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है। बाकी आप इसी अनुसार सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और ट्रीटमेंट जो है डायसूरिया के केस में कर सकते हैं।